के द्वारा कलेक्ट ऑलरेडी किया जा चुका है, वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम बस उसका इस्तेमाल अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कलेक्ट करना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जनरली 5 मेथड होते हैं: डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, मेल क्वेश्चनरी और शेड्यूल्ड थ्रू इन्वेस्टिगेटर। ये 5 मेथड है। मैंने हर एक मेथड क्या होता है, किसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, कौन सा मेथड कब सुटेबल रहता है, इसके बारे में में तो सीधे आप उस पर चाहते हो, जो आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड वो सवाल होने चाहिए। तो ऐसे सवाल आप उससे पूछते हो, उससे उसके जवाबों को आप एक डेटा की तरह कलेक्ट करते हो। जाहिर सी बात है कि जिससे डेटा कलेक्ट करना है, जब आप उसी का पर्सनल इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको जो डेटा मिलेगा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी। इस तरह की जो मेथड है वो बहुत जो इंटेंस, जो कहते हैं ना, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है कि जब आपको बहुत गहनता से जांच करनी हो तब ये वाला मेथड काम आता है, क्योंकि इसमें हर एक इन्फॉर्मेंट को आप पर्सनली जाकर इंटरव्यू करते हो, तो भाई इसमें समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है। तो इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है कि भाई समय पैसे की कोई दिक्कत ना हो आपको, फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड ऑफ इंक्वायरी में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। और आपको बहुत गहनता से जांच करनी हो, आपको एकदम डीप रिसर्च करनी है, ऐसी जानकारी चाहिए जो वही व्यक्ति दे सकता है जिससे मुझे वो जानकारी लेनी है, कोई और नहीं दे सकता। तो फिर इस केस में आपको इस तरह की रिसर्च करनी होती है। जैसे मान लो कि मैं एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ, मान लो मैं सचिन तेंदुलकर के मतलब ऊपर एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ, तो बताओ मुझे इसके लिए जो डेटा चाहिए, एक स्टोरी लाइन तैयार करनी है, मुझे पूरा स्क्रिप्ट तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे बेहतर डेटा मेरे को कौन देगा, सबसे एक्यूरेट डेटा मेरे को कौन देगा? खुद सचिन तेंदुलकर। मैं उनसे पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा और जो भी डिटेल में मेरे को जानना है उस तरह के सवालों को बनाकर ले जाऊंगा, उनसे पूछूंगा और सारा डेटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है ना? इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में जहां आपको बहुत गहनता से जांच करनी होती है, वहां पर ये मेथड काम आता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि भाई जिस व्यक्ति से जानकारी लेनी है, आप उसकी जानकारी किसी और से ले रहे हो। अब आप यानी इनडायरेक्ट तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सवाल आता है ऐसा क्यों? क्या पता वो जो डायरेक्ट सोर्स है जिससे डेटा कलेक्ट करना है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे जिससे डेटा लेना है वो सोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कब होता है? जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया है, तो अब मैं उस व्यक्ति से तो पूछ नहीं सकता जिसका मर्डर हुआ, ठीक है ना? तो फिर मुझे किसी और से ही पूछना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। या फिर सोर्स है मगर वो रिलायबल नहीं है, जैसे कि चोर से डेटा लेना है तो चोर के बारे में चोर से पूछूं, मर्डर के बारे में मर्डरर से ही पूछूं, तो फिर वो डेटा रिलायबल थोड़ी होगा। तो इस केस में हम इनडायरेक्ट सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जिससे डेटा लेना है वो उतना ओपन माइंडेड नहीं है, बहुत रिलक्टेंट है, बहुत शाय है, मतलब भीड़, मतलब सामने आकर बात करने में बहुत हेजिटेट करता है, तो ऐसे व्यक्ति से फिर डेटा कैसे मिल पाएगा? तो फिर हम उसकी जानकारी फिर उसके आसपास के जो सोर्सेज होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा डायरेक्ट सोर्स से नहीं मिल रहा है, इसलिए डेटा उतना रिलायबल नहीं रहता है। ठीक है ना? ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। इस तरह का डेटा कौन कलेक्ट करते हैं? वो लोग जिनको रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ऐसे कौन लोग हैं भाई जिनको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन चाहिए?
रोज के रोज उनको जानकारी चाहिए। न्यूज़पेपर वाले हो गए, न्यूज़ चैनल वाले हो गए, है ना? इस तरह के लोग जिनको इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर चाहिए होता है, अदरवाइज उनका काम नहीं चलेगा, वो लोग इस तरह का मेथड अपनाते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल वाले दुनिया भर, देश दुनिया की खबरें दिखाने के लिए हर जगह लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से टाई अप कर लेते हैं। वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट अपने एरिया की न्यूज़ उनको भेजते रहते हैं और फिर उस सारे डेटा में से एडिट करके जो रेलेवेंट न्यूज़ होती है उसको वो अपने चैनल पे दिखाते हैं। ये प्रक्रिया बड़ी इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब कि आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हो। भाई अगर मैं खुद सेटअप लगाऊं देश दुनिया में, हर जगह अपना ब्रांच खोलूं, अपना ऑफिस खोलूं, कितना पैसा खर्च होगा? लेकिन कम खर्चे में आपको हर जगह से न्यूज़ मिल जा रही है, तो आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैन पावर कम लग रही है, पैसा कम लग रहा है। बावजूद इसके आपको दिन दिन दुनिया की सारी खबरें लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू मिल जा रही है। इकोनॉमिकल है, समय कम खर्च हो रहा है, क्योंकि आपके लिए काम कौन कर रहा है? लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। आप अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकते हो, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़ इकट्ठा कर करके आपको देते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत कम होती है, क्योंकि डेटा आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा कलेक्ट करके आपको भेज रहा है। डेटा में कितनी है, और वो भी रोज के रोज कलेक्ट करके आपको वो भेज रहा है, तो मैं क्रॉस चेक भी बहुत कम ही कर पाता हूँ कि यार इस डेटा में कितनी सच्चाई है। इसीलिए कभी भी कोई न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर वाले क्लेम नहीं करते कि हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सूत्रों के हवाले से या सुनने में आया है, इस तरह के वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई दूसरा आपको डेटा कलेक्ट करके भेज रहा है तो उसमें बायस्डनेस हो सकती है। बायस्डनेस मतलब कि किसी पक्ष को लेकर झुकाव, है ना? भेदभाव, पक्षपात, इस तरह का आपको डेटा मिल सकता है। मतलब न्यूट्रल जो न्यूज़ होगी वो शायद आपको फिर कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है, मान लो राजनीति से रिलेटेड कोई डेटा है। अब राजनीति में कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, आप है, कितनी सारी पार्टीज हैं। मान लो जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कांग्रेस का सपोर्टर है, तो वो जो भी डेटा भेजेगा, पॉलिटिकल न्यूज़ जो भी भेजेगा उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उसका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि वो उसी पार्टी को प्रेफर करता है, प्रेफरेंस देता है ना? उसी पार्टी को वो पसंद करता है। तो ऐसे उसके उसके द्वारा दिए गए डेटा में जब आप मतलब आप किसी पार्टी को पोर्ट्रे करोगे तो आपको बीजेपी नेगेटिव दिखाई देगी, कांग्रेस पॉजिटिव दिखाई देगी। इसी को बायस्डनेस कहते हैं। तो जब कोई दूसरा आपको डेटा भेजेगा तो वो न्यूट्रल होगा, ऐसा बहुत चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए एक कमी इसकी ये भी है कि भाई इस तरह के मेथड में बायस्डनेस बहुत ज्यादा होती है। मेल्ड क्वेश्चनरी में क्या होता है कि भाई आप क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाते हो। पहले तो ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मान लो गूगल पूरे भारत में सर्वे करवा रहा है। पूरे भारत में 140-45 करोड़ की आबादी है। उसमें से न भले ही आधे भी मान लो, तो कम से कम आधे लोग तो इंटरनेट पे मौजूद होंगे ही, है ना? और उन आधों में से 80% के पास तो मैं मानता हूं कि एंड्रॉइड का ही फोन होगा, यानी वो गूगल सर्विसेज यूज करते होंगे। फिर भी 70-80 करोड़ का आंकड़ा आता है ना? इतने लोगों से अगर मेरे को कोई सर्वे चाहिए तो मैं ले पाऊंगा फिजिकली? मतलब कि किसी और मेथड के बारे में सोचो। इससे पहले जो हमने मेथड पढ़े, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नहीं, संभव ही नहीं है। इतना बड़ा फील्ड ऑफ इंक्वायरी है कि यहाँ से डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। ये मेथड ही तब अप्लाई होता है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसमें क्या होता है कि आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हो, रेलेवेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करते हो। क्वेश्चंस सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। क्वेश्चन का जवाब ऐसा होना चाहिए जो हाँ या ना में या मल्टीपल चॉइस में दिया जा सके। इस तरह से सवाल की बनावट हो तो वो अच्छा क्वेश्चनरी माना जाता है। ऐसा क्वेश्चनरी बनाकर जो भी आपका रेलेवेंट ऑडियंस है, आप उसको वो क्वेश्चनरी भेजते हो, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भेजते हो, या मेल के थ्रू भेजते हो, या बाय पोस्ट भेजते हो, एक रिक्वेस्ट के साथ कि जिसको भी आप ये क्वेश्चनरी भेज रहे हो, जो भी रेसिपिएंट है,
वो इस क्वेश्चनरी में पूछे गए सवालों के जवाब देकर उसे ऑनलाइन है तो सबमिट कर दे, मेल है तो मेल का रिप्लाई कर दे, और बाय पोस्ट भेजा गया है तो वो सारे सवालों को जवाब देकर एनवलप में डालकर उसी पते पर वापस भेज दे, है ना। यानी कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है, वो तो बस उसको सारे सवाल भेज देता है और वेट करता है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, सारे सवालों के जवाब देगा। तो ऐसे केस में रिस्पॉन्स के चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि आप मेरे से सवाल पूछोगे, आप मेरे सामने मौजूद नहीं हो, आपने मेरे को कुछ सवाल भेजे, अब हो सकता है कि मैं उसका जवाब दूं ना दूं, रिस्पॉन्स के चांसेस कम है, सही दूं गलत दूं, यानी एक्यूरेसी लेवल भी कम है। तो इस मेथड में कई कमियां भी हैं, लेकिन फायदा यह है कि ये मेथड इकोनॉमिकल है, क्योंकि बहुत वाइड एरिया आप कवर कर सकते हो इस मेथड से, समय की बचत है, पैसों की बचत है, आपको एक बड़ी फील्ड ऑफ इंक्वायरी से जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मिल सकती है ना। मगर ये मेथड तब यूजफुल नहीं रहता जब आप ऐसे एरिया में इस मेथड का इस्तेमाल करो जहां पर मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स इलिटरेट हो, है ना। इसमें रिस्पॉन्स के चांसेस भी कम होते हैं, जो रिस्पॉन्स मिला है वो कितना रिलायबल है इसकी चांसेस भी कम है। ये सब मैंने आपको बताया था, जैसे गूगल सर्वे, यूट्यूब का सर्वे इसका एक एग्जाम्पल है। शेड्यूल्ड थ्रू इन्वेस्टिगेटर में क्या होता है, क्वेश्चनरी का ही इस्तेमाल होता है, वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का इस्तेमाल होता है, पर वो क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर खुद लेकर जाता है इन्फॉर्मेंट के पास। इन्फॉर्मेंट से वो सारे सवाल वो जो बनाकर लाया है घर से, वो सारे सवाल इन्फॉर्मेंट से पूछता है, उसके जवाबों को रिकॉर्ड करके सारा डेटा कलेक्ट करके ले जाता है। तो क्वेश्चनरी में क्या होता है, इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन शेड्यूल वाले केस में कांटेक्ट में आते हैं। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, खुद इन्फॉर्मेंट के पास जाता है, सारे सवाल पूछता है, जवाब रिकॉर्ड करता है और इस तरह से वो डेटा कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आपके समक्ष हूं मैं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसका जवाब दोगे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि उस जानकारी की रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मैं आपके समक्ष आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप उसका जवाब किस तरह से दे रहे हैं, मैं आपको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि आप टोंट मार रहे हैं, कि आप फनी वे में जवाब दे रहे हैं, कि आप मजाकिया अंदाज में बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं, कि आप लिटरली सही जवाब दे रहे हैं। एक इन्फॉर्मेंट ऑब्जर्व कर सकता है ना, जब वो इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व कर सकता है इन्फॉर्मेंट को जब वो उसके समक्ष खड़ा हो, तो ये एक फायदा रहता है। परंतु बहुत बड़े फील्ड ऑफ एरिया में ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेंट के पास इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ता है। तो जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी छोटी होती है तभी ये मेथड काम आता है, पैसा समय इसमें ज्यादा लगता है। क्वेश्चनरी के मुकाबले देखा जाए तो शेड्यूल एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि क्वेश्चनरी में क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी जा रही है और वेट कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन शेड्यूल में हम खुद सवाल लेकर इन्फॉर्मेंट तक पहुंच जाते हैं, उसका रिस्पॉन्स लेकर आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चनरी और शेड्यूल में मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस भी बताया था। उसके बाद हमने बात करी थी सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट होता है। सेकेंडरी डेटा क्या है, वो डेटा जो ऑलरेडी उपलब्ध है, या तो किसी पब्लिश्ड सोर्स के माध्यम से हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और या फिर किसी अनपब्लिश्ड, ऐसा डेटा जो ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद है, परंतु उन्होंने उसको पब्लिश्ड नहीं किया है, पब्लिक के समक्ष नहीं रखा है। तो ऐसा डेटा अगर आप एक्सेस कर सकते हो तो वो डेटा आपके लिए सेकेंडरी डेटा होता है फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्स। खास करके ऐसे डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने कहा था हम आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, उसके बाद जरा 4-5, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा, देखते हैं कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग रहा। आपने कहा था कि एक बार रिपीट कर देना, मैंने रिपीट कर दिया। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि जब भी कोई चीज पढ़ाई जाए तो उसको ध्यान से पढ़ें और घर में एक बार उसको खुद भी रिवाइज करें। सिर्फ मेरे से पढ़कर आप पास हो जाएंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप से क्या किसी से भी पढ़कर पास नहीं हो सकते अगर आप उसको खुद भी नहीं पढ़ते।
तो आप जो भी पढ़ते हो पहले तो उसको पढ़ने के तुरंत बाद रिवाइज किया करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि यार मैं कहाँ फँस रहा हूँ। मेरे को एक पता चल जाता है कि यार मुझे अगले दिन क्या पूछना है। क्योंकि जब आप जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको जब तुरंत रिवाइज करते हो तो आपको क्वेरी मिल जाती है कि भई हाँ, मुझे इस वाले पॉइंट में दिक्कत हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसको 4-5 दिन बाद एक बार और रिवाइज कर लो। फिर 10-12 दिन बाद एक बार और रिवाइज कर लो। इस तरह से जब आप 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो तो फिर अगर आप 1 डेढ़ महीने बाद भी उस टॉपिक को दोबारा देखोगे, तो वो टॉपिक आपको याद आ ही जाएगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कुछ नया देख रहे हैं, ठीक है ना? तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, खुद से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लिमिटेशन limitations of secondary डेटा। सेकेंडरी डेटा देखा जाए तो कितना आसान है ना, किसी दूसरे ने मेहनत करी हुई है, किसी दूसरे ने बड़े मेहनत से लगन से डेटा कलेक्ट किया होगा। जब उसने पहली बार डेटा कलेक्ट किया होगा तो प्राइमरी डेटा होगा। हम सब जानते हैं कि प्राइमरी डेटा बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, रॉ होता है। ऐसा डेटा किसी काम का नहीं होता। आप उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है ना? तो जिसने पहली बार वो डेटा कलेक्ट किया होगा उसने उसे ऑर्गेनाइज भी किया होगा। तो सारा समय लग चुका है, सारा पैसा खर्च हो चुका है, मेहनत करने वाले ने मेहनत कर ली है, सारा डेटा कलेक्ट करके पब्लिश कर दिया है। तो सब कुछ तो हो गया, पैसा उसका खर्च, समय उसका खर्च, मेहनत उसका खर्च, डेटा पब्लिश्ड हो चुका है। और मैं अब उस पब्लिश्ड डेटा को यूज कर रहा हूं अपने किसी रिसर्च के लिए। तो मेरा तो पैसा भी कम खर्च होगा, मेहनत भी कम खर्च होगी। क्योंकि डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो मेरे को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी उसको ऑर्गेनाइज करने में। यानी सेकेंडरी डेटा तो ऐसा हुआ कि कोई परोस के आपको दे रहा है कि भाई तुम्हें रिसर्च करने के लिए कोई डेटा चाहिए, तो ये डेटा तो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। जाओ गवर्नमेंट की मैगजीन में देख लो, उसने क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया, उसके सेंसस रिपोर्ट देख लो, उसकी जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देख लो, उसकी जो गजेट्स आते हैं वो देख लो, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस देख लो, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कमिटी कमीशंस के रिपोर्ट देख लो। पब्लिश्ड डेटा मतलब वो डेटा जो आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा चुका है, जो आम जनता के लिए एक्सेसिबल है। आप उसको वेबसाइट में जाकर, ठीक है ना, या किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में जाकर या किसी डिपार्टमेंट में जाकर वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। आपको वो डेटा इजीली उपलब्ध करवाया गया है। यानी परोस के दिया अगर ऐसा कोई डेटा मैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर रहा हूं तो फिर वो सेकेंडरी डेटा है। परंतु सेकेंडरी डेटा में हमारे एक बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन है बाउले, उनका एक कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है उस बात को समझना। क्या कहते हैं इसके बारे में बाउले? एज पर बाउले, it is never safe to take published data at their face value without knowing their meaning and limitations। क्या बोला बाउले ने कि भाई
जो पब्लिश्ड डेटा होता है, यानी कि जो सेकेंडरी डेटा होता है, मतलब वो कभी भी सेफ नहीं होगा अगर तुम बिना उस डेटा का मतलब जाने या उसकी कमियां जाने उसको इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब अगर कोई डेटा आपके लिए पहले से ही उपलब्ध है, किसी और ने उसको कलेक्ट किया हुआ है, और आप उस डेटा को अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे पहले कि आप उस डेटा का इस्तेमाल करो अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने किसी रिसर्च के लिए, मेक श्योर कर लो कि वो डेटा आपका, उस डेटा का मतलब क्या है, वो डेटा आपका किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था, किसने कलेक्ट किया था, ठीक है ना, किस मेथड से कलेक्ट किया था, उस डेटा की कमियों के बारे में पता कर लो। बिना उसके मतलब को समझे, उसकी कमियों को समझे आप अगर उस डेटा को इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो डेटा इररेलेवेंट हो आपके लिए, और आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट सही ना आए, गलत आए, सेटिस्फैक्ट्री ना हो। तो इसीलिए कुल मिलाकर आंख बंद करके सेकेंडरी डेटा पर भरोसा मत करो, ये बाउले कहना चाहता है कि आंख बंद करके भरोसा मत करो भाई, सेकेंडरी डेटा जरूरी नहीं है, आपके काम का ही होगा। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, आइए हम समझते हैं कि क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं। पहला, द इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर मे बी डाउटफुल। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो डेटा उसने ईमानदारी से कलेक्ट किया हो, या वो डेटा कलेक्ट करने वाला एक्सपीरियंस्ड हो। भाई उसकी इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस को जांच लो, इंटीग्रिटी भैया वो ईमानदार है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो एक कंपनी ने इन्वेस्टिगेटर को पैसे खिला दिए और कहा कि भाई हमारे लिए एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके दो, मतलब हमको ना एक ऐसा डेटा कलेक्ट करके रिसर्च करके दो जिससे दुनिया को लगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट यूज करके कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। अब इस, या फिर हो सकता है कि मान लो कि एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी कंपनी को फेवर करने के लिए केवल उन कस्टमर से ही डेटा कलेक्ट कर रहा है जो उसके कोर यूजर्स हैं, कोर यूजर्स हैं जो उसके हमेशा फायदे को ही बताते हैं, कमियों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आईफोन के कोर यूजर्स को किसी और फोन में कुछ पसंद नहीं आता है, भले ही उसमें लाख कमियां हो। तो जब आप ऐसे ही कस्टमर से डेटा कलेक्ट करोगे जो आईफोन यूजर्स हैं, तो वो आईफोन के बारे में तो पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे, नेगेटिव थोड़ी देंगे। तो यहां पर फिर इंटीग्रिटी पर सवाल उठता है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लो कि भाई ऑनेस्टी कितनी थी, जो डेटा आपने कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा, जिसने भी वो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है वो, क्या पता हो सकता है ऑनेस्ट ना हो, क्या पता एक्सपीरियंस्ड ना हो, क्या पता वो डेटा गलत हो, फॉल्स हो, मिसलीड करने वाला हो, ठीक है ना। तो ऐसा डेटा अगर तुम अपने किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करोगे, अपने किसी रिसर्च के लिए यूज करोगे, तो फिर तो तुम एक गलत डेटा उठा रहे हो अपने रिसर्च के लिए। जब डेटा ही फॉल्टी होगा तो तुम्हारा रिसर्च का रिजल्ट भी फॉल्टी होगा, गलत होगा, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो यही एक कारण, मतलब कई कारणों में से ये भी एक कारण है कि भाई सेकेंडरी डेटा पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए बाउले कह रहे हैं कि भैया ये हमेशा सेफ नहीं होता सेकेंडरी डेटा यूज करना, क्योंकि क्या पता जिसने वो सेकेंडरी डेटा यूज किया था, कलेक्ट की, जिसने वो डेटा कलेक्ट किया था वो ऑनेस्ट नहीं था, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं था, तो उसके द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा फॉल्टी होगा।
ठीक है ना। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, द इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी हु collected the data may not be honest or experienced, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। The data could be biased or false। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में आप किसी कंपनी, मान लो एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड है, आप ये डेटा लेने के लिए किससे कलेक्शन करोगे डेटा का? कंज्यूमर से। आप कंज्यूमर के पास जाओगे और आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए न्यूट्रल रहना है। अब आप क्या कर रहे हो कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और डेटा किससे कलेक्ट कर रहे हो? जो उस कंपनी के कोर कंज्यूमर्स हैं, जो उस कंपनी के लॉयल कंज्यूमर्स हैं। और उस कंपनी के लॉयल कंज्यूमर्स तो भाई उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। और वो सारा डेटा कलेक्ट करके ये इन्वेस्टिगेटर क्या रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि भाई 90% या 95% ऑफ द कस्टमर्स जो हैं वो इस कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, लाइक करते हैं। तो ये डेटा तो बाइज्ड हो गया ना, गलत हो गया। तो इस वजह से सेकेंडरी डेटा गलत हो सकता है। हो सकता है कि आप ये सोचो कि कोई और आपको वो डेटा परोस के दे रहा है, किसी और ने वो डेटा कलेक्ट किया है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो भैया सोच समझकर आप उसका इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने से पहले देख लेना कि जिसने वो डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा कलेक्ट करने वाला एक्सपीरियंस्ड था, ऑनेस्ट था, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऑनेस्ट ना हो, एक्सपीरियंस्ड ना हो, तो ऐसा डेटा फॉल्टी डेटा होता है। इसीलिए बाउले कह रहा है कि कभी भी सेकेंडरी डेटा पे ज्यादा आंख बंद करके भरोसा मत करो। उसकी लिमिटेशंस को, उसकी कमियों को जरूर एक बार भांप लो, देख लो। और क्या क्या कमियां हो सकती हैं? दे may not be suitable for the desired investigation। यानी कि जो डेटा आप यूज कर रहे हो, जो सेकेंडरी डेटा आप यूज कर रहे हो सकता है कि वो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो आप करना चाहते हो उसके लिए वो ठीक ना हो डेटा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, उस जो सेकेंडरी डेटा आप यूज कर रहे हो, उसे कलेक्ट करने वाले ने क्या पता किसी और पर्पस के लिए उसे कलेक्ट किया था, आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो मिसमैच हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए किसी इन्वेस्टिगेटर ने कोई डेटा कलेक्ट किया था 2012 में, और मैं उस डेटा को 2025 में यूज कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, बहुत पुराना डेटा है वो। ऐसा डेटा अगर आप यूज करोगे तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट कैसा होगा? अब 2012 में लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सिचुएशन, मार्केट कंडीशन सब अलग होगी, और आप उस डेटा को 2025 में यूज कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि आप जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो उसके लिए वो डेटा सुटेबल नहीं है। तो ये भी चेक कर लिया करो कि भाई वो डेटा जो आप यूज कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटर ने वो कब कलेक्ट किया था, किस सिचुएशन में कलेक्ट किया था, किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। क्योंकि आप उसे यूज करने जा रहे हो आज, क्या आज वो डेटा सुटेबल है मेरे लिए? कहीं वो डेटा ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया? कहीं वो डेटा ऐसा तो नहीं जो मेरे किसी काम ना आए? तो ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सब चीजें चेक नहीं करी
तो आप एक फॉल्टी डेटा के आधार पर कोई रिसर्च करने जा रहे हो, तो सोचो उस रिसर्च का क्या परिणाम होगा। आपकी मेहनत, पैसा, टाइम सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि फॉल्टी डेटा से जो आउटकम निकलेगा वो भी फॉल्टी ही निकलेगा। ठीक है ना? that is that is the available data might not fit your study because it was collected for a different purpose or area और टाइम पीरियड। तो आप देख लो कि जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि आप भारत में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ कोई रिसर्च करना चाहते हो। मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोको कोला कंपनी। कोको कोला कंपनी से जुड़ा हुआ आप कोई रिसर्च करना चाहते हो कि भाई कंज्यूमर का उस कंपनी को लेकर क्या सोचना है, क्या फीडबैक है। अब मान लीजिए कि आप अगर भारत में ये रिसर्च करना चाहते हो, तो आपके लिए वो डेटा यूजफुल होगा जो यहाँ के कंज्यूमर से कलेक्ट किया गया होगा। या तो आप खुद जाकर कलेक्ट करो ये डेटा, प्राइमरी डेटा, और अगर किसी ने डेटा कलेक्ट किया है तो मेक श्योर करो कि वो डेटा भारत के कंज्यूमर से कलेक्ट किया गया हो। अब तुम रिसर्च कर रहे हो भारत में, डेटा तुम्हारे पास अमेरिका का है, तो गलत डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो। या वो डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था, तुम उस डेटा को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो मिसमैच हो सकता है। क्योंकि भाई डेटा कलेक्ट करने वाले ने तो अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट किया था, अपने किसी उद्देश्य के लिए। आपका उद्देश्य दूसरा है, तो आप उस डेटा को जब इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है गड़बड़ हो सकती है। वो डेटा कलेक्ट हुआ था 2010 में, तुम उसको यूज कर रहे हो 2025 में, तो हो सकता है वो डेटा बहुत पुराने समय का होने की वजह से ऑब्सोलीट हो गया हो, तो वो डेटा तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तो अलग एरिया में, अलग पर्पस के लिए, अलग समय पर कलेक्ट किया गया डेटा हो सकता है कि आपके लिए सुटेबल ना हो, इसलिए चेक कर लो। ये सब कमियां होती हैं सेकेंडरी डेटा में। ठीक है ना? इसीलिए मैं बार बार बोलूंगा कि बाउले ने कहा सेफ नहीं रहता है सेकेंडरी डेटा, हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि वो आपके काम का है भी या नहीं। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल के लिए जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन द यूज ऑफ मोबाइल by students in 2010 is not relevant या suitable for in 2025 for other investigators, as the data is old and not relevant। ठीक है ना? इसी तरह से और क्या कमियां हो सकती हैं सेकेंडरी डेटा में? द मेथड
of collection may not be up to the mark। मतलब हम सब जानते हैं कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं, 5 मेथड की हमने चर्चा करी, ठीक है ना? हो सकता है कि मेथड जो हो वो अप टू द मार्क ना हो। इसका क्या मतलब होता है कि जो डेटा है वो उतनी साइंटिफिकली कलेक्ट नहीं किया गया है, या जो सैंपलिंग है या जो क्वेश्चनरी डिजाइन किया गया है वो गलत है। यानी कि जो भी मेथड ऑफ कलेक्शन आपने चुना है, हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट हो, ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल के लिए कि जिसने वो डेटा कलेक्ट किया, माना क्वेश्चनरी के माध्यम से किया, मेल्ड क्वेश्चनरी वाला मेथड उसने अपनाया, तो जब मैंने देखा कि यार उसने कौन कौन से सवाल पूछे थे वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो मैंने पाया कि उसने 15 सवाल पूछे थे, और 15 सवालों में एक भी वो सवाल नहीं था जिससे वो आंसर मिले जो मुझे चाहिए। यानी उसके पूछे गए सवाल इररेलेवेंट थे, उनसे मिलने वाला डेटा उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर मैं वो डेटा कलेक्ट करता तो मेरे सवाल कुछ अलग होते, सामने से जवाब मेरे को वही मिलता जो मेरे काम का है। हो सकता है कि जिसने वो डेटा कलेक्ट किया था, उसने अपना जो क्वेश्चनरी डिजाइन किया था वो गलत था, उसने गलत सवाल पूछे थे, इररेलेवेंट सवाल पूछे थे, डेटा भी इसी वजह से इररेलेवेंट है। हो सकता है उसके द्वारा 100 लोगों से सवाल पूछे गए मगर रिस्पांस केवल 10 लोगों का रहा, क्योंकि रिस्पांस की परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए डेटा उतना रिलायबल नहीं है। हो सकता है कि उसने जो मेथड ऑफ सैंपलिंग चुना उसमें कमियां हो। मतलब कि कुल मिलाकर डेटा किस मेथड से कलेक्ट किया गया है, हो सकता है उस मेथड में कोई कमी हो, ठीक है ना? दैट इज द वे द डेटा was collected may not be scientific or correct। ठीक है? चौथा, they may not be adequate। यानी कि जो डेटा आपको चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। मान लो कि जो सेकंड जो सोर्स उपलब्ध है, जो पब्लिश्ड डेटा उपलब्ध है, वो पर्याप्त नहीं है, आपको उतने डेटा से काम नहीं हो पाएगा, आपको और डेटा चाहिए। तो ये भी एक हो सकता है कि भाई अगर आप खुद जाकर फील्ड में डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे के डेटा का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है वो दूसरे का डेटा उतना पर्याप्त ना हो। मुझे रिसर्च करनी है 50,000 लोगों पर, डेटा उपलब्ध है 5,000 लोगों का, तो वो डेटा मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे केस में अगर आप उस डेटा का इस्तेमाल करोगे तो फिर आप अपने सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे, सही अनुमान नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना? इसी तरह से दे मे नॉट सेटिस्फाई अ रीजनेबल एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि जो भी डेटा कलेक्ट किया गया हो उसमें रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं है। देखो हम सब जानते हैं कि कभी भी जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती, पर हम लोग तय करते हैं कि यार हम कितना एरर झेल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी रहनी चाहिए, तो इसके लिए आप लार्ज सैंपल कलेक्ट करोगे, बड़ा सैंपल लोगे डेटा का। अगर आपको उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है,
तो आप छोटे सैंपल पर भी रिसर्च कर लोगे। हो सकता है कि मेरे को एक्यूरेसी लेवल ज्यादा चाहिए। अगर आपको एक्यूरेसी लेवल ज्यादा चाहिए तो आपको लार्ज सैंपल की जरूरत होगी। भाई जितना बड़ा डेटा का सैंपल होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। लेकिन जो उपलब्ध डेटा है, जो सेकेंडरी डेटा उपलब्ध है मेरे लिए, उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। बहुत छोटा सैंपल साइज होने की वजह से उसमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी का आ पाना संभव नहीं। तो ये सारी कमियां सेकेंडरी डेटा में होती हैं। इसीलिए सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल, वैसे तो सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करने में समय की बचत है, पैसे की बचत है, मेहनत कम यूज होती है, क्योंकि ऑलरेडी कोई डेटा हमको परोस के दे रहा है। भाई डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं अपने रिसर्च के लिए। ना तो मुझे फील्ड में जाना पड़ रहा है वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ना ही कोई एफर्ट्स करने पड़े। परंतु इतनी आसानी से मिलने वाला डेटा आप आंख बंद करके अपने रिसर्च में यूज मत करना, क्योंकि ये डेटा गलत भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट ना हो सकता है जिसने ये डेटा कलेक्ट किया है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो आपके लिए ये डेटा काम नहीं आ पाएगा। हो सकता है डेटा आपके लिए सुटेबल ही नहीं है, कलेक्ट किया गया था 2005 में और आप 2025 में हो, ठीक है ना। तो इसीलिए बाउले कहता है कि भैया कभी भी जो पब्लिश्ड डेटा होता है, यानी जो सेकेंडरी डेटा होता है, उसको जैसा वो दिख रहा है उस पर भरोसा कर लेना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, बिना ये जाने कि उसका क्या मीनिंग है और उसकी क्या लिमिटेशंस है। मतलब किन परिस्थितियों में वो डेटा कलेक्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था, है ना, कब किया गया था, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ये तय कर सको कि वो डेटा आपके काम का है। ठीक है, तभी आप उसको इस्तेमाल करना, अदरवाइज सेकेंडरी डेटा आपको गलत कंक्लूजन तक पहुंचा सकता है। ठीक है ना। क्या आपको ये लिमिटेशन समझ में आई? अगर यहां तक क्लियर है तो हैंड रेस करो, क्योंकि ये टॉपिक समाप्त हुआ। कलेक्शन ऑफ डेटा वाला टॉपिक समाप्त हुआ। क्लियर यहां तक बात? कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं कि आप उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। ठीक है, याद रखना अभी हमने कौन सा टॉपिक समाप्त किया? तो ये वाला टॉपिक तो हम पढ़ चुके। इसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ाया था मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, है ना। आज मैं स्टार्ट करूंगा एक टॉपिक, ठीक है, कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कल मतलब मंडे को। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ये वाला टॉपिक हम आज शुरू कर देंगे। तो ये वाला हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। और जाहिर सी बात है कि जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो ये जो सैंपलिंग वाला जो टॉपिक पढ़ना है ना हमको, अगला उसका एक आधार तैयार हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, पर उससे पहले कुछ सवालों के आप जवाब देंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना और फिर जवाब देना। द टर्म प्राइमरी डेटा, द टर्म प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द स्टेटिस्टिकल मटेरियल। में प्राइमरी डेटा इनमें से किसको रेफर करता है, किससे रिलेटेड लग रहा है आपको? ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या है? ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर एन इंक्वायरी फ्रॉम डेटा बैंक्स, इंटरव्यूज, सर्वेज एंड जर्नल्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट प्राइमरी डेटा से रिलेटेड है? यस और नो? क्या पहली वाली स्टेटमेंट प्राइमरी डेटा से रिलेटेड है? क्या प्राइमरी डेटा
डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया जाता है इंक्वायरी करने के लिए फ्रॉम डेटा बैंक्स, इंटरव्यूज, सर्वेज एंड जर्नल्स। ये तो ठीक है कि ये डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है बाय इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है ना। अब बताओ, क्या आप प्राइमरी डेटा डेटा बैंक से कलेक्ट करते हो? डेटा बैंक क्या होता है? डेटा बैंक मतलब वो डेटा जो ऑलरेडी मौजूद है, तो वो तो सेकेंडरी डेटा हो गया ना, फिर वो प्राइमरी डेटा को थोड़ी रेफर कर रहा है। पहला स्टेटमेंट तो सेकेंडरी डेटा को रेफर कर रहा है। जर्नल्स क्या होते हैं? जो पब्लिश किए जाते हैं जर्नल, जैसे प्रोफेशनल जर्नल हो गया, है ना। ये सारे जर्नल्स जो होते हैं, सर्वेज जो होते हैं, ये तो सेकेंडरी डेटा को रेफर कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट प्राइमरी डेटा को नहीं, सेकेंडरी डेटा को रेफर कर रहा है, ठीक है। क्या प्राइमरी डेटा वो होता है जो कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम पीरियोडिकल्स और जर्नल्स? मतलब ऐसे ऐसी जगह से जो पीरियोडिकली इशू होता है डेटा या जर्नल से? नहीं, ये भी सेकेंडरी डेटा की ही बात हो रही है ना। जैसे बहुत सारा डेटा है ना, जो जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है, वो कितने सारे डेटा एनुअल बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर इशू करती है। कंपनियां हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती हैं। ये सब पीरियोडिकल्स होते हैं, जो पीरियोडिकली डेटा इशू किया जाता है। ये सब तो सेकेंडरी डेटा होता है। जर्नल्स से मिलने वाला डेटा तो सेकेंडरी डेटा हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम सैंपलिंग यूनिट्स? यस। हाँ भाई, मैं सैंपलिंग यूनिट्स मतलब मैं एक सैंपलिंग यूनिट तैयार, मतलब मैं अपना एक पूरा फील्ड ऑफ इंक्वायरी तय करता हूँ, उसमें सैंपल साइज तय करता हूँ, फिर उसमें जितने भी सैंपल यूनिट्स हैं फिर वो मैं एक एक करके कलेक्ट करता हूँ। बिल्कुल सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरा आंसर सी होगा। यही प्राइमरी डेटा से रिलेटेड लग रहा है, बाकी दो तो थे ही नहीं। जब क्योंकि बाकी दो थे नहीं तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं हो सकता। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे क्या कहते हैं? उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है। अ क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ अ क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्स, प्रॉब्लम्स, नन क्या? अ क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। प्राइमरी डेटा इज प्रिफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा से ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो कंसाइज और एक्यूरेट होता है। भाई, प्राइमरी डेटा कंसाइज्ड तो नहीं होता, ये गलत हो गया ना। प्राइमरी डेटा कंसाइज्ड तो नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि प्राइमरी डेटा एक्यूरेट भी हो। प्राइमरी डेटा में कंटेन्स नो एरर, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। प्राइमरी डेटा में कोई एरर ही नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। प्राइमरी डेटा गलत मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है, प्राइमरी डेटा बाइस्ड हो सकता है। प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा से ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि प्राइमरी डेटा में डिटेल्स ज्यादा होती है, ग्रेटर डिटेल। रॉ डेटा होता है ना, वहां पर मेरे को डिटेल्स ज्यादा मिलती हैं, फिर मैं उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, आप इसे पढ़ो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ देता हूं। विच मेथड वुड यू एम्प्लॉय इन कलेक्शन ऑफ डेटा कंसीडरिंग? कौन सा मेथड आप चुनोगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए? कंसीडरिंग एक्यूरेसी, टाइम, कॉस्ट इन्वॉल्व व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज फेयरली लार्ज। भाई, आपको समय भी बचाना है, पैसा भी बचाना है, और ये भी देखना है कि फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ी है। तो बताओ कौन सा मेथड आप चुनोगे इन चारों में से? अगर आपने कल सही से पढ़ा और आज जो मैंने अभी एक रिवीजन करवाया शॉर्ट में, तो इसका आंसर सी होना चाहिए ना।
मेल्ड क्वेश्चनरी में समय कम लगता है, खर्चा कम लगता है, और बहुत लार्ज फील्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए ये सुटेबल होता है, और इसमें एक्यूरेसी भी होती है। अच्छा, एक और याद रखना, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज में मैंने क्या बोला था कि भाई इसमें तो एक्यूरेसी भी कम होती है, बाइस्डनेस भी ज्यादा होती है, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे न्यूज चैनल वगैरह के लिए, ठीक है ना। और हाँ, इसमें पैसा, मतलब मेल्ड क्वेश्चनरी में तो क्या ही पैसा खर्च होगा यार, तुम सबको अपने घर में बैठे बैठे चिट्ठी लिख के भेज दे रहे हो। लेकिन हाँ, इसमें ये इकोनॉमिकल है, मगर ऐसा नहीं कि इसमें पैसा कम खर्च होता है। जितने भी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, सबके साथ टाई अप करना, सबको पैसा देना, तो पैसा तो खर्च होता है, पर फिर भी इकोनॉमिकल है, क्योंकि यदि वो काम आप खुद करते तो उससे भी ज्यादा पैसा खर्च होता। पूरे देश दुनिया से अगर मैं खुद न्यूज लेकर आऊंगा तो समय भी लगेगा, ज्यादा पैसा भी लगेगा, क्योंकि हर जगह मेरे को अपना सेटअप बैठाना पड़ेगा। लेकिन लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर मैं सारा न्यूज कलेक्ट करूंगा तो उतना पैसा खर्च नहीं होगा, मैं अपने पैसे का बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। तो याद रखना, इसका सही आंसर सी होगा। एक आइडिया देने के लिए कि भाई इस टॉपिक से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर कलेक्शन ऑफ डेटा वाला टॉपिक क्लियर है तो हैंड रेस करो, क्योंकि अब मैं नए टॉपिक में एंटर करूंगा। अगर यहां तक बात क्लियर है तो बताओ। इसका रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है ना। कोई चीज पढ़ने के बाद अगर आप उसको खुद नहीं पढ़ रहे हो तो आप मेरे भरोसे एग्जाम पास नहीं कर सकते। आप, मेरा तो भाई काम है ही आपको पढ़ाना, आपको गाइड करना, आप जहां पर रुक रहे हो वहां पर थोड़ा धक्का देना, पुश करना, पर मेन तो भैया आपकी अपनी ही मेहनत होगी। ठीक है ना, मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं कि ये पढ़ो, इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है ना, इतनी बार पढ़ो, ये गाइडेंस मेरा रहेगा। पर एक्चुअली में उसको पढ़ना, उसको याद रखना और एग्जाम में जाकर उसको परफॉर्म करना, ये तो आपका काम है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप पढ़ते हो उसको पहले तो दोहराओ, जो एमसीक्यूज मैं दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई भी चीज पढ़ने के बाद उसको भूल मत जाओ। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको दोबारा पढ़ो। अदरवाइज पता है कैसी हालत हो जाती है एग्जाम टाइम में, आपको पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक भी नया टॉपिक जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यार इसे भी मैं अब पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, रिवीजन फिर कैसे होगा वो। मतलब रिवीजन किसे बोलते हैं कि यार मैंने टॉपिक पढ़ा है, याद है, मुझे काफी कुछ याद है, कुछ कुछ भूल रहा हूँ, चलो रिवाइज कर लेता हूँ, ये हुआ ना रिवीजन। अब आप टॉपिक पढ़े और उसको इतने समय तक आपने छोड़ दिया, रिवाइज ही नहीं किया, तो 3-4 महीने बाद तो आपको टॉपिक ही भूल गए। तो टॉपिक भूल जाने के बाद उसे रिवीजन थोड़ी कहते हैं, वो तो एक फ्रेश स्टार्ट हो गया, फिर से पढ़ना पड़ रहा है वो। तो ऐसी नौबत ना आए, है ना, इसका ख्याल तो आप रखेंगे ना, क्योंकि आप तय करेंगे कि मुझे घर में कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। ये तीसरा टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं। में जो दो मेजर टॉपिक हमारे अभी कंप्लीट हुए, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो कि हमारे सिलेबस का ही हिस्सा था, एक कलेक्शन ऑफ डेटा। अब एक तीसरा मेजर टॉपिक हम शुरू करेंगे। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या बैटरी थोड़ी कम हो रही है, चार्जर लगा लो। टॉपिक अगर समझ में आ गया तो आसान है, आज शुरू करेंगे, कल इसका समापन कर देंगे। और सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, शुरुआत स्टैटिस्टिक्स के जो शुरुआत की थ्योरी है ना, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। पहले समझो क्या है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। पहले आप ये इतना तो मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई। स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा, अगर मैं प्लूरल सेंस में बात करूं, एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स अगर मैं सिंगुलर सेंस में बात करूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम बात करते हैं प्रोसेस की, स्टेजेस की, कि जैसे डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। इस प्रक्रिया को हम एक साइंटिफिक प्रोसेस बोलते हैं। सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स को एक साइंस माना जाता है। हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ collecting data, organizing the data, presenting, analyzing and interpreting the data, है ना। ये हुआ आपका स्टैटिस्टिक्स। ये तो हम पढ़ ही के आ रहे हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स का तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखते हुए ही आ रहे हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन शब्द क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना क्या होता है। हम देखते हैं ना कि भाई कोई जैसे क्राइम हो जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो जब भी हम सर्च करते हैं फॉर ट्रूथ, सच की खोज, यही इन्वेस्टिगेशन है ना। या फिर मान लीजिए कि कोई सवाल है जिसका जवाब आप खोज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप खोज रहे हैं, है ना। कोई मैटर है जिसके सच्चाई को आप खोज रहे हैं, यही प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक है ना। स्टेटिस यहां पर इस किताब के एंगल में मैं बात करूं तो भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका जवाब हमें खोजना होता है, जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है। और उस इन्वेस्टिगेशन में जब हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। मतलब हर साल दर साल उसमें जो एडमिशन्स की परसेंटेज है सरकारी स्कूलों में वो घटती जा रही है। मान लो 2022 में कुल एडमिशन हुए थे, मतलब अगेंस्ट द जो वेकेंट सीट्स, जो सीट्स अवेलेबल है उसके अगेंस्ट मान लीजिए 70% एडमिशन हुए थे। उसके अगले साल 50% एडमिशन हुए, उसके अगले साल 40% एडमिशन हुए। तो ये एक समस्या बनती जा रही है। तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या जो स्कूल की अथॉरिटी है, वो ये समस्या का कारण जानना चाहती है। यार क्या हो रहा है कि हमारी जो एडमिशन्स हैं वो साल दर साल कम होते जा रहे हैं। तो बताओ, आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो ना, मतलब आप इस समस्या का समाधान खोजना चाहते हो, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहते हो। पहले तो आप समझना चाहते हो समस्या क्या है। समस्या यह है कि भाई हमारे स्कूल में जो एडमिशन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब ये समस्या आ क्यों रही है और इसका क्या समाधान है, इसके लिए अब मैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा। और जब मैं इस समस्या के समाधान के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का नाम दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, है ना। मैं देखूंगा कि यार भाई ऐसा क्या हो रहा है जो लोग सरकारी स्कूलों को प्रेफर नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। मैं देखूंगा कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है, तो फीस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करूंगा। मैं देखूंगा कि जो एडमिशन्स ले रहे हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, वो वाला मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। मैं देखूंगा कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो स्कूल से कितनी दूरी पर रहते हैं, वो उस तरह का मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है। मतलब जो भी रेलेवेंट डेटा मेरे को लगेगा कि हाँ, मैं कंपैरिजन करूंगा कि मैं
प्राइवेट स्कूलों से भी ये डेटा कलेक्ट करूंगा, सरकारी स्कूलों से भी ये डेटा कलेक्ट करूंगा, तब जाकर मैं दोनों में कंपैरिजन करूंगा कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके, और उसको इंटरप्रेट करूंगा और किसी नतीजे तक पहुंचूंगा कि हाँ भाई, मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में क्या बोलते हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा है। वहां पर क्या बोलते हैं कि मैंने फीडबैक लिया या मैंने जो डेटा कलेक्ट किया उनसे मैंने देखा कि वहां पे लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा है, वहां पे बच्चे जो पास हो रहे हैं उनकी सक्सेस रेट अच्छी है। इस तरह से मैं अपने किसी कंक्लूजन तक पहुंचूंगा और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करूंगा, और वो रिपोर्ट जो भी स्कूल की अथॉरिटी है उसको दे दूंगा कि भैया मेरे हिसाब से इन कारणों की वजह से आपका एडमिशन साल दर साल कम होता जा रहा है। यानी कि जिस भी समस्या का आप समाधान खोजना चाहते हो, आप उसके लिए क्या करोगे कि इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करोगे, भाई किसी स्टेटिस्टिशियन से, किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करोगे कि यार थोड़ा रिसर्च करके बताओ, थोड़ा हमको बताओ इस समस्या का क्या समाधान है, पहले तो ये समस्या है क्यों और इसका समाधान क्या है। तो इन्वेस्टिगेटर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझेगा, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा को अच्छी तरह से अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेगा, प्रेजेंट करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और किसी नतीजे तक पहुंचेगा, और उस नतीजे के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट वो स्कूल के प्रिंसिपल को या अथॉरिटी को सबमिट कर देगा, जिसमें वो उसको कम्युनिकेट करेगा कि भाई मेरे रिसर्च के हिसाब से इस समस्या की वजह यह है और इसका समाधान ये है। तो आपने यहां पर सीधे सीधे स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है ना। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है भाई, एक साइंटिफिक तरीका डेटा को कलेक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, प्रेजेंट करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का। और जब आप इस साइंटिफिक तरीके को इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, किसी समस्या के समाधान को खोजने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, है ना। फर्क समझो स्टेटिस्टिक्स में और स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। मैं जानना चाहता हूं, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि यार एक क्लास में अ, अ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एवरेज मार्क्स क्या है। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स है, उनका एवरेज मार्क्स क्या है, इसके लिए मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई करूंगा और उनका एवरेज मार्क्स निकालूंगा, ठीक है ना। ये सिंपल स्टेटिस्टिक्स है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि यार एवरेज मार्क्स कम क्यों हो रहा है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक स्कूल में लोगों के एवरेज मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं, एक स्कूल में जो पासिंग परसेंटेज है वो कम क्यों होती जा रही है, बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं ज्यादा। अब ये एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जो मैं स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई करूंगा, उसे हम स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का नाम देंगे। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी समस्या से जुड़ा समाधान खोजना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तभी आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज पाओगे, ठीक है ना। तो आइए इसको लिखते हैं, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप इसको भविष्य में रिवाइज करें तो भी ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो तय रहा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं भूलेंगे तो है ही। अब आप उसको ना भूल पाए इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है कि उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें, और ये मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि भाई मैं चाहे कितना ही बोल लूं, कुछ बच्चे मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, जो नहीं मानेंगे वो तो भूलेंगे ही भूलेंगे, पढ़ी हुई चीज आप एक समय भूल जाओगे, लेकिन इस कदर भूल मत जाना कि उसको जब दोबारा पढ़ो तो कुछ भी याद ना आए, ऐसा ऐसा ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही नया लग रहा है। बस इतना ध्यान रखना, इतना भूलो कि रिवाइज करने पर याद आ जाए, इतना मत भूल जाना कि रिवाइज करने पर भी याद ना आए। इन स्टैटिस्टिकल
investigation, the word statistics lays emphasis the use of statistical data and statistical methods, whereas investigation word means search of knowledge. भाई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यही तो हुआ ना स्टैटिस्टिक्स का मतलब, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन शब्द का मतलब है सर्च फॉर नॉलेज। या आप कोई जानकारी चाहते हो, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, आप किसी प्रॉब्लम की वजह जानना चाहते हो, यानी कि सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ। Hence, hence statistical investigation means search of knowledge, search of knowledge with the help of statistical methods in respect of numerical facts related to a particular field। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यही हुआ ना सर्च ऑफ नॉलेज। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को एक साथ मैं कैसे पढ़ूं, कैसे देखूं, क्या है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ सर्च ऑफ नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेटेड हो टू अ पर्टिकुलर फील्ड। फील्ड का मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड। जैसे ये है मेरा एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, इस डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, ताकि आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोज सको। ठीक है ना, ताकि जो आप नॉलेज लेना चाहते हो उस डेटा से वो नॉलेज आप गेन कर सको। यही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है ना।
In simple words, when we study, when we study of a problem, of a problem through statistical methods, यानी कि जब भी हम किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स के माध्यम से, मतलब कि उस समस्या को स्टडी करने के लिए कि आखिर ये समस्या क्या है, क्यों है, इसका क्या समाधान है, तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस समस्या को समझते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, और वही वाला प्रोसीजर मैंने कहा जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि भाई आखिर ये समस्या क्या है, क्यों हो रही है, क्या समाधान है इसका। तो जब भी हम किसी समस्या को स्टडी करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड, इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन is done only for things that can be measured in numbers। ठीक है ना? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन केवल तभी संभव है जब आप डेटा को नंबर्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल टर्म में मेजर कर सकते हो, यानी कि केवल क्वांटिटेटिव डेटा के केस में ही इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन संभव है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस यार। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को शुरू से समझते हुए आ रहे हैं तो हमको पता है कि हमने पढ़ा था भाई स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा, लेकिन वो डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स केवल क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करती है, और अगर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो डेटा क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव ना हो, ठीक है ना? स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक्स फॉर क्वालिटेटिव। क्या लिखते हैं इसको? We cannot use statistics for things like
ब्यूटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, एटसेट्रा, बिकॉज दोज कैन नॉट बी measured in numbers। अब वो डेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आ, कोई लिटरेसी रेट हो, किसी पॉपुलेशन की इनकम हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, कुछ भी हो, वो डेटा नंबर्स में मेजर किया जा सकता हो, तभी उस डेटा के साथ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। अदरवाइज क्वालिटेटिव मैटर में, क्वालिटेटिव डेटा के साथ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डन। ठीक है ना? ये तो हमको पहले से भी पता होना चाहिए कि भाई जहां पर बात स्टैटिस्टिक्स की होती है वहां बात केवल और केवल क्वांटिटेटिव डेटा की होती है, क्वालिटेटिव डेटा की नहीं होती है। ठीक है? अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टेट इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या हैं? जाहिर सी बात है कि ये स्टेजेस बहुत सिमिलर होंगे जो हमने स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में पढ़े थे। स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में आपने क्या क्या स्टेजेस पढ़ी थी? कि डेटा का कलेक्शन होना चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तभी आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचोगे। यही तो है ना स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब हम इन्हीं स्टेजेस का इस्तेमाल इन सर्च ऑफ नॉलेज करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए करते हैं, किसी समस्या को समझने के लिए, उसके समाधान को निकालने के लिए करते हैं, तो यही फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस वही हैं जो आपने स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस पढ़ी थी कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं, कलेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, फलाना फलाना, ये सारी चीजें जो पढ़ी थी वही चीज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? लेकिन उन सबसे पहले इन स्टेजेस में सबसे पहला नंबर किसका आता है? सबसे पहले आता है नंबर प्लानिंग का। प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना? पहले प्लान करो कि भाई तुम्हें क्या करना है स्टडी, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना? तुम किस चीज पे स्टडी करना चाहते हो? इसके लिए आपको पहले समस्या को समझना पड़ेगा कि भाई समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें स्टडी क्या करना है। फिर तुम ये देखो कि भाई उसके लिए मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूंगा, स्कोप क्या है मेरे पास डेटा को कलेक्ट करने का, मैं कहाँ से वो डेटा उठा सकता हूँ, मुझे कितना डेटा चाहिए, मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए, क्या वो डेटा सेंसस होगा या सैंपल होगा, मतलब या तो आप कंप्लीट डेटा कलेक्ट करोगे सैंपल के आधार पर। तो डिपेंड करता है कि भाई डेटा का साइज कितना बड़ा है और आपको लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहिए। अगर आपको लेवल ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो आप बड़ा सैंपल उठाओगे, कम चाहिए तो आप छोटा सैंपल उठाओगे। आपके पास बजट कितना है, आपके पास समय की सीमा कितनी है, आपके पास मैन पावर कितनी है। पहले आप प्लानिंग करोगे ना इन्वेस्टिगेशन को। एक वेल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन से ही सही कंक्लूजन आपको मिल सकते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से प्लान नहीं करोगे तो भाई आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, आपको पता ही नहीं है क्या डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, आपको आपके बजट का अंदाजा नहीं है, आपको आपके मैन पावर का अंदाजा नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरे को पूरा डेटा कलेक्ट करना है कि सैंपल के आधार पर करना है। तो बताइए आप एक गलत दिशा में चलेंगे तो कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे? आप तो खोज ही एक समस्या का समाधान रहे।
आप उस समस्या को और बढ़ा देंगे, उसके समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। जब कोई मर्डर केस होता है और उस मर्डर केस को पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसके लिए भी वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है, पहले समस्या को समझो, फिर मुझे इस समस्या के लिए पहले मुझे कहाँ जाना है यार, किससे डेटा कलेक्ट करना है, किस किस से हम पूछेंगे, कहाँ कहाँ पर हम जाएंगे, उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए रहेगा। ठीक है ना। सारी चीजों को जब आप अच्छी तरह से प्लान करोगे, तब इन स्टेजेस की शुरुआत करना, तब करना उस डेटा का कलेक्शन, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं फिर। और हमने तो पढ़ाई है, और ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा तो हमने पढ़ ही लिया कि भाई प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, स्टेटिस्टिकल मेथड पढ़ेंगे, सब चीजें तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको समझाऊंगा, यानी मेन पार्ट इस पूरे स्टेजेस में यही होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, प्लानिंग। इसीलिए हमारे सिलेबस में जब उसने हमको ये टॉपिक पढ़ने के लिए कहा, तो स्पेसिफिकली उसने पता है किस पर फोकस किया, क्या पढ़ के आना, उसने स्पेसिफिकली फोकस किया प्लानिंग। प्लानिंग पढ़ के आना भाई, कि प्लानिंग कैसे करते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को, ये तुम जरूर पढ़ के आना। क्योंकि इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल होगा। स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल होगा मतलब कि डेटा कलेक्ट होगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाएगा, फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। परंतु ये सब करने से पहले क्या आपने उस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से प्लान किया है? अगर प्लान नहीं किया है तो फिर हर चीज गलत दिशा में चलेगी, गलत डेटा कलेक्ट होगा, और जब डेटा ही गलत कलेक्ट होगा तो भाई उसका कंक्लूजन कैसे सही हो सकता है? डेटा ही फॉल्टी होगा तो कंक्लूजन भी अफेक्टिव नहीं होगा। तो वो सारी प्रक्रिया तो अभी हमें आगे चल के अच्छे से पढ़नी ही है कि भाई डेटा कलेक्ट कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, प्रेजेंट कैसे होता है, कितने स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे पास होते हैं। इस चैप्टर में उसने बेसिकली फोकस करने के लिए कहा है कि तुम प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ढंग से पढ़ के आना। यानी कि जब मैं आपसे ये पूछूं कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। या जब मैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछूं, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। भाई यही तो सिलेबस का मतलब हुआ ना। तो हमारा भी मेन फोकस इस प्लानिंग पर ही होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन स्टेजेस में प्लानिंग तो सबसे पहले, भाई प्लानिंग तो सबसे पहले होती है, उसके बाद फिर आप पहली स्टेज पर आते हो। क्या है वो पहली स्टेज? कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके बारे में अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है कि डेटा प्राइमरी या सेकेंडरी होता है। तो ये तो मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना मैंने अभी पिछले वाले टॉपिक में। बस ये डेटा मैं किससे कलेक्ट करूंगा? जो आपने प्लानिंग करी है ना, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट होता है। भाई प्लानिंग में क्या होगा, आप अपने प्रॉब्लम को समझोगे, भाई मेरी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान खोजने के लिए भाई मेरे को किस तरह का डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितना चाहिए, उसके लिए मेरे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं। इसका प्रॉपर प्लानिंग करोगे तभी आगे की प्रक्रिया सक्सेसफुल हो पाएगी। फिर इसके आगे कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद आपका एनालिसिस होता है, एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल होता है। ये सब हम इसी किताब में आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन होता है। और इन सब का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हो रहा है। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं, और जब इसका इस्तेमाल आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करते हो तो उसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा।
जब डेटा को इंटरप्रेट करोगे तो किसी कंक्लूजन तक पहुंचोगे और उस कंक्लूजन के आधार पर आप क्या करोगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। क्योंकि भैया आप एक समस्या का समाधान खोज रहे हो, कारण खोज रहे हो कि भाई कोई भी समस्या क्यों हो रही है, तो भाई जो भी रिसर्चर है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा ना उस कस्टमर को जो इस रिसर्च करवा रहा है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल चाहता है कि यार एक रिसर्चर को बुलाओ भैया जो हमको पूरा समझाए, डेटा कलेक्ट करके पूरा स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करके हमको बताए कि भाई हमारे स्कूल में एडमिशन कम क्यों हो रहे हैं, ताकि हम उसके रिपोर्ट के आधार पर आगे से काम करें, ताकि हमारे स्कूल में भी एडमिशन्स की परसेंटेज बढ़े। तो जाहिर सी बात है कि जब रिसर्चर, जो इन्वेस्टिगेटर जब अपना काम कंप्लीट कर देता है तो वो लास्ट में क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये सारी स्टेजेस होती हैं स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। इन स्टेजेस को तो आपने स्टेटिस्टिकल मेथड में भी पढ़ा होगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है कि इन सबसे पहले अगर आप स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो आपको उसको वेल प्लान करना होगा। एक प्लान्ड तरीके से आपको वो इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तभी वहां से एक अच्छा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन मिल सकता है, तभी आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो हमें इस प्लानिंग को डिटेल में पढ़ना है, बाकी चीजों को शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही हम ये प्लानिंग वाला डिटेल में पढ़ लेंगे, जो जो चीजें हमें कवर करनी है कवर कर लेंगे, तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्या आपको ये स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन समझ में आ रहा है और आगे का रूट मैप कि हमें आगे क्या पढ़ना है? क्या ये स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियर है अभी तक? तो इस पर हम लोग बात करेंगे मंडे से हम बात करेंगे कि भाई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में वो डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं। पहले हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे और डिटेल में हम केवल सिर्फ और सिर्फ इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अध्याचन जनवरी तक आएगा शायद। हाँ, आ जाएगा और क्या। अपना ये पढ़ते रहो भैया, अपना अपना तैयारी रखो पूरी। जब आयोग ने कहा है तो भाई पोस्ट तो आएंगी ही, फिर से एग्जाम होगा ही। आप अपने आप को तैयार रखोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मौके फिर बार बार नहीं मिलते ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ये पोस्ट हर साल आएगी। मौका मिला है तो भुना लो, थोड़ी मेहनत और कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।